मौत का रहस्य। जुलाई का महीना था। दिन का तीसरा पहर था। राजन अपने कार्यालय में बैठा ऊँघ रहा था। सहसा टेलीफोन की घंटी बज उठी। हाथ बढ़ाकर राजन ने फोन उठा लिया। हेलो रीटा, राजन ने पूछा। क्या बात है? श्री ठीकरी लाइन पर हैं। रीटा ने घबराए हुए स्वर में कहा। नाम सुनते ही राजन भी घबरा गया। ठीक है, बात करा दो, उसने कहा। राजन लगभग 4 वर्ष से प्रसिद्ध समाचार पत्र लोकवाणी के स्थानीय कार्यालय का प्रबंधक था और ये पहला अवसर था जब प्रतिष्ठान के सर्वे सर्वा से उसकी बातचीत हो रही थी। श्री ठीकरी की गणना अरबपतियों में होती थी। लोकवाणी प्रकाशन समूह में उनका स्थान पूर्णतया एक तानाशाह जैसा था। राजन ने फोन उठाकर कान से लगा लिया। क्या राजन जी बोल रहे हैं? सुरीली आवाज में एक महिला ने पूछा। राजन ने कहा, जी हाँ, बोल रहा हूं। क्या आप थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन करेंगे? महिला ने कहा, ठीक है। राजन ने कहा। इतना कहकर वो सोचने लगा कि अगर मैं कह देता कि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो बोलने वाले की प्रतिक्रिया क्या होती। लगभग 1 मिनट के बाद कुछ ऐसा स्वर सुनाई दिया जैसे कोई भारी हथौड़े से पत्थर कूट रहा हो। राजन, श्री ठीकरी ने प्रश्न सूचक स्वर में कहा। जी हाँ, राजन ने उत्तर दिया और कुछ हड़बड़ाकर फिर कहने लगा। ठीकरी जी, जी हाँ, मैं राजन बोल रहा हूं। देखो राजन, श्री ठीकरी ने कहा, मेरी बेटी कल 11:30 बजे की फ्लाइट से पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि तुम एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करो और उसे अजंता होटल ले जाओ। मेरी निजी सचिव ने उसके लिए वहां कमरा बुक करा लिया है। राजन ये तो जानता था कि श्री ठीकरी 4 विवाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई बेटी भी है। ये सूचना उसके लिए एकदम नई थी। वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रही है। श्री ठीकरी कह रहे थे, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता आ पड़े तो मैंने उससे कह दिया कि तुम उसका प्रबंध कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना उसे नगद रुपए मत देना। मैंने उसे महीने भर के खर्च के लिए पर्याप्त रुपए दे दिए हैं। वो यहां पढ़ने आ रही है। यदि उसका आचरण वैसा ही रहा जैसा कि मैं चाहता हूं तो उसे अधिक रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पर किसी संकट के समय, उदाहरणार्थ वो अस्वस्थ हो जाए अथवा और कोई दुखद घटना घट जाए, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति उसकी देखभाल करने वाला अवश्य ही होना चाहिए जो संकट के समय उसकी सहायता कर सके। तो क्या यहां कोई और उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है? राजन ने पूछा। वस्तुतः उसे किसी भी लड़के लड़कियों की देखरेख करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कुछ लोगों के नाम पते उसे दे दिए हैं। इसके अलावा जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ने लगेगी तो स्वाभाविक है उसकी जान पहचान लोगों से बढ़ेगी। जी, बहुत अच्छा, राजन ने उत्तर दिया। मैं उसे रिसीव करने एयरपोर्ट चला जाऊंगा और जो कुछ सहायता मुझसे हो सकेगी अवश्य करूंगा। बस मैं भी यही चाहता हूं, श्री ठीकरी बोले। फिर रुक कर पूछा, कार्यालय में सब काम ठीक चल रहा है? जी हाँ, कोई विशेष बात नहीं है, राजन ने उत्तर दिया। श्री ठीकरी बड़ी देर तक चुप रहे, पर राजन उनके सांस लेने की आवाज फोन पर सुन रहा था। मिस्टर गुप्ता ने पिछले सप्ताह मुझसे तुम्हारे विषय में बात की थी। अंत में वो बोले, उसका विचार था कि अब तुम्हें यहां बुला लिया जाए। जी, बहुत अच्छा, राजन ने एक गहरी सांस ली। ये संवाद सुनने के लिए वो पिछले 10 महीने से व्याकुल हो रहा था। ठीक है, मैं इस विषय में विचार करूंगा, कहकर श्री ठीकरी ने फोन काट दिया।
राजन ने भी फोन रख दिया और कुर्सी पीछे हटाकर इस शुभ सूचना के संबंध में सोचने लगा। निरंतर 4 वर्ष तक घर से दूर रहने के बाद अब वापस लौटने की कुछ आस बंधी थी। कुछ देर बाद राजन रीटा के कमरे में पहुंचा। जब से उसने इस कार्यालय का कार्यभार संभाला था, वो उसकी सचिव थी। वो बहुधा सोचता रहता कि इस जैसी रूप सी लड़की इतनी प्रतिभाशाली, गंभीर और कार्यकुशल कैसे हो सकती है। राजन को देखकर रीटा टाइप करते करते रुक गई। पहले तो उसने उसे श्री ठीकरी की बेटी के बारे में बताया, फिर व्यंग्यपूर्ण स्वर में टिप्पणी की, मुझे भी लोकवाणी के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। वो सुंदरी भी हो सकती है, रीटा ने कहा। ऐसा हुआ तो आपको उससे प्रेम हो जाना सहज संभव है और उसके साथ विवाह करके आप श्री ठीकरी की अपार संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। तुम तो बस हर समय किसी न किसी के विवाह के संबंध में ही सोचती रहती हो, राजन ने कहा। लेकिन तुमने श्री ठीकरी महाराज को नहीं देखा, मैंने देखा है। उनकी बेटी सुंदर नहीं हो सकती। इसके अलावा मेरे लिए उनका दामाद बनने की उम्मीद क्या हो सकती है, जबकि बड़े बड़े धनवान और प्रभावशाली लोग उनकी लड़की से विवाह के इच्छुक होंगे। जब तक आप उसे देख नहीं लेते क्या कह सकते हैं, रीटा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। राजन चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। पहली बार जब राजन मृदुला ठीकरी से मिला तो वो उसे किसी प्रकार से सुंदर नहीं दिखाई दी। ढीले ढाले बेतुके लिबास के साथ उसने एक मोटे से फ्रेम की ऐनक भी लगा रखी थी। स्कूल की लड़कियों जैसे बाल बनाए हुए थे। देखने में वो एक शांत और संयत स्वभाव की छात्रा दिखाई दे रही थी। एयरपोर्ट से वो उसे होटल तक छोड़ने गया। दोनों के बीच केवल औपचारिक सी बातचीत हुई, सर्वथा ऐसी जैसे एक अजनबी किसी अजनबी से बात करता है। होटल तक उसे पहुंचाने के बाद राजन इतना बोर हो चुका था कि अपना मोबाइल नंबर देने और जरूरत पड़ने पर फोन करने के लिए कहने के बाद उसे वहां 1 मिनट भी नहीं ठहरा गया। वो वापस चला आया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो अपने को भली प्रकार संभाल सकती है और इस सिलसिले में शायद ही कभी फोन करे। अगले दिन राजन की ओर से मृदुला को फूलों का एक गुलदस्ता भिजवा दिया गया और श्री ठीकरी को मोबाइल भी कर दिया कि उनकी बेटी सकुशल पहुंच गई है। व्यस्तता के कारण 2-3 दिन के भीतर ही राजन के मस्तिष्क से मृदुला और उसकी याद लुप्त सी हो गई। लगभग 10 मिनट के बाद रीटा ने उसे परामर्श दिया कि कम से कम फोन करके मृदुला की कुशल क्षेम उससे अवश्य पूछ लेनी चाहिए। राजन ने उससे कह दिया कि पता करना है तो स्वयं ही कर ले, उसे फुर्सत नहीं है। रीटा ने होटल में फोन किया तो पता चला कि मृदुला ने एक बड़ा सजा सजाया फ्लैट नगर के वैभवशाली क्षेत्र में ले लिया है। वहां का फोन नंबर भी रीटा ने प्राप्त कर लिया। रीटा के पुनः कहने पर ही राजन ने मृदुला को फोन किया। जब वो फोन पर आई तो पहले समझ ही नहीं सकी कि कौन बात कर रहा है। राजन ने 2-3 बार अपना नाम बताया और हवाई अड्डे का हवाला दिया तो उसे याद आया। उसने हालचाल पूछने पर आभार जताया और राजन से कहा कि वो मजे में है और उसे कोई परेशानी नहीं है। राजन ने खींचते हुए फोन काट दिया और रीटा से कह दिया
कि मृदुला अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है। भविष्य में वो उसे कोई फोन वोन नहीं करेगा। बात यहीं पर समाप्त हो गई और लगभग 4 सप्ताह तक उसकी फिर चर्चा नहीं हुई। राजन इस बीच बहुत व्यस्त रहा, क्योंकि वो 2 महीने बाद लंबी छुट्टी पर जा रहा था, इसलिए वो अपना काम निपटाने में लगा रहा। मृदुला से फोन पर बात करने के लगभग 1 महीने बाद राजन के मित्र सुनील का फोन आया कि वो चलचित्र जगत के कुछ सितारों के सम्मान में भोज दे रहा है और राजन भी इसमें आमंत्रित था।